तीसरी मंजिल पर रहने वाली आना को लगा था कि बारिश सिर्फ बाहर हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसके घर के अंदर समंदर का पानी घुसने लगा। लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियां लोगों से भरी थीं और पूरी बिल्डिंग को निगलने के लिए एक दानव जैसी लहर तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। लेकिन इस तबाही से भी भयानक सच यह था कि आना अपने बेटे को पहली बार नहीं बचा रही थी। वह यह मौत हजारों बार जी चुकी थी और हर बार अपने बच्चे तक पहुंचने से पहले हार जाती थी। कहानी शुरू होती है आना नाम की एक सिंगल मदर से, जो अपने छोटे बेटे सिंह के साथ एक ऊंची बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती है। बाहर सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश इतनी अजीब लग रही थी जैसे आसमान सिर्फ पानी नहीं, कोई आखिरी चेतावनी बरसा रहा हो। छोटा सयोंग पानी देखकर खुश हो जाता है और अपनी माँ से स्विमिंग करने की जिद करने लगता है, लेकिन आना उसे प्यार से समझाकर नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी आना की नजर फ्लोर पर जाती है, जहां धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा था। पहले उसे लगता है कि शायद कहीं लीकेज होगी, लेकिन जब वह खिड़की की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खिड़की से भी पानी अंदर आ रहा था और यह कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं था, यह तीसरी मंजिल थी। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाना कोई नॉर्मल बारिश नहीं हो सकती थी, यह तबाही की शुरुआत थी। उसी वक्त बिल्डिंग के स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि पानी तीसरे फ्लोर तक पहुंच चुका है, इसलिए सभी लोग तुरंत ऊपरी फ्लोर्स पर चले जाएं। साथ ही बताया जाता है कि पूरी बिल्डिंग की बिजली जा चुकी है, इसलिए लिफ्ट काम नहीं करेगी। अब ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। सीढ़ियां आना बिना समय गवाए जरूरी चीजें पैक करने लगती हैं, लेकिन सियोंग अब भी पानी देखकर स्विमिंग की जिद कर रहा था। एक तरफ मौत दरवाजे तक आ चुकी थी और दूसरी तरफ बच्चा इसे खेल समझ रहा था। टेंशन में आना उसे डांट देती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी पूछता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं? क्या आपके फ्लोर पर पानी आ चुका है? आना घबराकर हाँ कहती है। वह आदमी तुरंत जवाब देता है कि कुछ ही मिनटों में आपका पूरा फ्लोर डूब जाएगा। आप सामान मत उठाइए, बस तुरंत ऊपर की तरफ आइए, मैं आपको बचाने आया हूँ। इतना कहते ही कॉल कट जाता है। आना अब समझ चुकी थी कि एक पल की देरी भी उसके और उसके बच्चे के लिए मौत बन सकती है। आना सियोंग की जरूरी दवाइयां उठाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन सियोंग कहीं नजर नहीं आता। उसका दिल बैठ जाता है। फिर उसे याद आता है कि जब भी सियोंग डरता है या नाराज होता है, वह अलमारी के अंदर छिप जाता है। आना जल्दी से अलमारी खोलती है। अंदर सियोंग छिपा बैठा था। वह उसे प्यार से बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, सामने का मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। हर तरफ सिर्फ पानी था। लोग चीखते हुए भाग रहे थे और पानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा शैतान पूरी बिल्डिंग को निगलने आया हो। आनासियों को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखती है कि सीढ़ियों पर लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है। अगर वह उस लाइन में खड़ी होती तो पानी उन्हें वहीं पकड़ लेता। तभी उसे बिल्डिंग की दूसरी इमरजेंसी स्टेयरकेस याद आती है। वह बिना रुके उस तरफ भागती है। रास्ते में लोग पानी की लहरों से लड़ते हुए बह रहे थे। यह सब देखकर सियोंग डर जाता है। आना खुद अंदर से कांप रही थी, लेकिन बच्चे को हिम्मत देने के लिए वह उसे कहानियां सुनाने लगती है। उसका ध्यान हटाने के लिए वह उसका पसंदीदा गाना भी गाती है। सच में माँ का दिल भी अजीब होता है। खुद टूट रही होती है, लेकिन बच्चे के सामने मुस्कुराती रहती है। दोनों किसी तरह कई फ्लोर्स ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाकर आना देखती है कि सीढ़ियों का रास्ता पुराने सामान से पूरी तरह बंद है। अगर वह सामान हटाने लगती तो पानी उन्हें वहीं खत्म कर देता। मजबूरी में वह दूसरी तरफ रास्ता खोजने लगती है। तभी किसी फ्लोर से उसे अपना नाम सुनाई देता है। वह जवाब देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सियोंग उसके पास नहीं था। भीड़, चीखें, पानी और अफरा तफरी के बीच उसका बच्चा गायब हो चुका था। आना पागलों की तरह सियोंग को ढूंढने लगती है। वह हर आवाज पर मुड़ती है, हर कोने में झांकती है, हर फ्लैट में देखने की कोशिश करती है। फिर वह एक फ्लैट के अंदर जाती है और जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसकी आंखों के सामने मौत खड़ी दिखाई देती है। दूर से एक पहाड़ जैसी विशाल लहर बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। वह लहर इतनी विशाल थी कि उसे देखकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। कुछ समझ आता उससे पहले ही वह लहर बिल्डिंग से टकराती है और कई फ्लोर्स पानी के नीचे चले जाते हैं। अब आना पूरी तरह पानी के अंदर है, लेकिन माँ का डर भी अजीब होता है। सांस टूट रही है, शरीर जवाब दे रहा है, फिर भी उसकी आंखें सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं। वह पानी के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक तैरती है और आखिरकार उसे सियोंग मिल जाता है। लेकिन तब तक सियोंग बेहोश हो चुका था। एक छोटा बच्चा आखिर कितनी देर पानी के अंदर जिंदा रह सकता है? आना उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा। उसकी सांस खत्म हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब शायद दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी वक्त एक आदमी आता है और दोनों को पानी से बाहर खींच लेता है।
ऊपर आते ही वह सयोंग के सीने और पेट पर दबाव डालकर उसके अंदर गया पानी बाहर निकालता है। कुछ सेकंड बाद सयोंग होश में आता है और अपनी मां को देखते ही रो पड़ता है। उस आदमी का नाम हिजो है। वह वीडियो कॉल पर अपनी टीम को रिपोर्ट करता है कि उसने आना और उसके बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, इतने लोगों के बीच वह सिर्फ आना को ही बचाने क्यों आया? और यही सवाल आगे चलकर पूरी कहानी का चेहरा बदलने वाला था। आना उससे पूछती है कि वह कौन है। कीजो बताता है कि उसे डार्विन कंपनी ने भेजा है। वह कंपनी की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और उसका काम आना को सेफ जगह तक पहुंचाना है। जब वे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, आना पानी को नोटिस करती है और पूछती है कि यह पानी इतना नमकीन क्यों है। कीजो बताता है कि बारिश तो नॉर्मल है, लेकिन यह बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आई, यह समंदर का पानी है। अंटार्कटिका में एक विशाल उल्का पिंड गिरा है, जिसकी वजह से बर्फ तेजी से पिघल चुकी है और अब पूरी दुनिया समंदर के पानी में डूब रही है। आना पूछती है कि क्या साइंटिस्ट्स को पहले से इस बारे में नहीं पता था कि जो कहता है उन्हें सब पता था, लेकिन इस आपदा को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए लोगों को बताकर पैनिक फैलाने की जगह उन्होंने चुप रहना सही समझा और आज शायद मानव जाति का आखिरी दिन हो सकता है। यह सुनते ही आना सून हो जाती है। वह पूछती है, अगर दुनिया खत्म हो रही है तो हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? अभी जो उसे असली वजह बताता है। वह कहता है कि आना खुद को डार्विन कंपनी की एक मामूली मैनेजर समझती है, लेकिन वह ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। कंपनी एआई के लिए इमोशन इंजन बना रही थी और उस इंजन को पूरा करने की क्षमता सिर्फ आना और उसके बॉस में थी। लेकिन बॉस और उसकी बेटी सुबह से गायब हैं। शायद वे पानी में डूब चुके हैं, इसलिए अब आखिरी उम्मीद सिर्फ आना है। लैब में सिंथेटिक ह्यूमन बॉडीज तैयार हैं, लेकिन उन बॉडीज में इमोशंस डालने का काम सिर्फ आना कर सकती है। दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इंसानियत को फिर से शुरू करने के लिए आना जरूरी है। इसी वजह से बिल्डिंग की छत पर उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। यह सब सुनकर आना का दिमाग घूम जाता है। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए ऊपर बढ़ती रहती है। तभी सिंह कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। हिजो उन्हें एक फ्लैट के अंदर ले जाता है। वहां आना हिजो का फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आती है। वह कहती है, तुमने हमारे लिए बहुत किया है, अब हमारे बारे में मत सोचो, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहते ही फोन के पीछे से एक भयानक लहर की आवाज आती है और कॉल कट जाता है। आना समझ जाती है कि उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन इस वक्त टूटना उसके पास ऑप्शन नहीं था। उसे अपने बेटे को बचाना था। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्लैट की गैस पाइप लीक हो रही है। अब पानी के साथ साथ आग और ब्लास्ट का खतरा भी सामने था। तीनों वहां से निकलते हैं, लेकिन बाहर का मंजर और भी खतरनाक होता है। नीचे लोग बह रहे थे, ऊपर गैस एक्सप्लोजन हो रहे थे और बीच में आना अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। सच में यह सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक साथ खत्म हो रही हो। हिजो सीढ़ियों से ऊपर जाने का प्लान छोड़ देता है और बालकनी के सहारे ऊपर चढ़ता है। ऊपर पहुंचकर वह आना से कहता है कि सियोंग को उसकी तरफ बढ़ा दे। आना बच्चे को बचाने के लिए उसे हिजो तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ सियोंग अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता। काफी मुश्किल के बाद आना उसे ऊपर तक पहुंचा देती है, पर खुद बैलेंस खो देती है और सीधे नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन आना हार मानने वालों में से नहीं थी। वह किसी तरह तैरकर फिर एक फ्लोर तक पहुंच जाती है। वह ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वह लिफ्ट के पास जाती है और देखती है कि अंदर कोई बच्ची फंसी हुई है। इसी बीच उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो इस तबाही का फायदा उठाकर फ्लैट्स में चोरी कर रहे थे। एक तरफ लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे वक्त में भी चोरी कर रहे थे। भाई, इंसानियत कभी कभी सच में डराती है। आना बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और तेज लहर आती है और उसकी सारी कोशिश बेकार कर देती है। इसी पल आना के सामने उसका पुराना ट्रोमा वापस आ जाता है। उसे वह रात याद आती है जब कार एक्सीडेंट की वजह से उसका पति और सियोंग पानी में फंस गए थे। उस रात वह सियोंग को तो बचा पाई थी, लेकिन अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आज फिर वही पानी था, वही डर था, वही बेबसी थी। फर्क बस इतना था कि आज पूरी दुनिया डूब रही थी। अपने बच्चे की याद आते ही आना फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है और किसी तरह 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे 30वें फ्लोर तक जाना था। तभी हिजो सामने आता है और बताता है कि सियोंग की हालत खराब हो रही है। आना पागलों की तरह उसके पास भागती है। सियोंग का शुगर लेवल गिर चुका है। आना घबरा जाती है क्योंकि पानी में गिरते वक्त उसकी दवाइयां खो चुकी थीं। वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी हियो बहुत ठंडे अंदाज में कहता है कि सियोंग को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम चाहो तो उसकी कॉपी बना सकती हो। उसका ब्रेन बैकअप और इमोशंस तुम्हारे पास हैं। हमें ओरिजिनल बच्चे के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आना का खून खौल उठता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा कोई डांटा
या बैकअप नहीं होता। वह सियोंग को लेकर एक फ्लैट में जाती है और अवेलेबल चीजों से किसी तरह दवाई तैयार करती है। वह दवाई सियोंग को देती है और कुछ देर बाद उसकी हालत बेहतर होने लगती है। इसी दौरान आना बाहर देखती है कि धूप निकल आई है। उसे लगता है शायद खतरा खत्म हो गया, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हीजो उसे एक और सच बताता है जो उसका दिल फिर से तोड़ देता है। हीजो कहता है कि प्लान बदल गया है। अंतरिक्ष में मौजूद रिसर्च सेंटर में फिलहाल सियोंग को नहीं ले जाया जा सकता। मतलब आना को बचाया जाएगा लेकिन उसके बच्चे को नहीं। आना गुस्से से कहती है कि तुमने यह बात जानबूझकर छिपाई, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। तभी सूरज फिर छिप जाता है और दूर से एक और मॉन्स्टर वेव उनकी तरफ आती दिखाई देती है। तीनों पूरी ताकत से भागते हैं। वह लहर कई और फ्लोर्स को डुबो देती है। ऊपर जाते वक्त आना एक प्रेग्नेंट महिला को देखती है जो डिलीवरी पेन में तड़प रही है। उसका पति मदद मांगता है लेकिन आना खुद इतनी मजबूर है कि रुक नहीं सकती। सियोंग मासूमियत से पूछता है कि उस आंटी को क्या हुआ है। आना कहती है कि वह मां बनने वाली हैं, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। तब सियोंग पूछता है, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था तब आपको भी इतना दर्द हुआ था? यह सवाल आना के दिल में तीर की तरह चुभता है। वह जवाब नहीं दे पाती। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। आना हीजो के सामने टूट जाती है। वह उससे हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे बच्चे को मेरे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस उसे मुझसे अलग मत करो। वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लेकिन हीजो कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। वह छत पर जाता है जहां रेस्क्यू टीम पहले से मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही आना वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसे जो बताया गया था वह पूरा सच नहीं था। रेस्क्यू टीम सीईओ को आना से अलग कर देती है। आना रोती है, हाथ जोड़ती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी टीम के लोग हीजो को गोली मार देते हैं। टीम लीडर कहता है कि आना के अलावा यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। अब आना समझ जाती है कि यह रेस्क्यू नहीं, एक मिशन है। उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। वह आखिरी बार सियोंग को गले लगाती है, उसे प्यार करती है और फिर उसे उससे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद आना को स्पेस की तरफ भेजा जाता है। नीचे पूरा शहर पानी में डूब रहा होता है और ऊपर एस्ट्रॉइड के टुकड़े रॉकेट की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। और यहीं पर कहानी अपना सबसे खतरनाक ट्विस्ट दिखाती है। अचानक आना फिर उसी अपार्टमेंट में आंख खोलती है। बाहर फिर पानी है, घर में फिर बाढ़ आ चुकी है। स्पीकर से फिर वही अनाउंसमेंट हो रही है, यानी कहानी फिर से शुरुआत पर वापस आ चुकी थी। अब आना के फोन पर फिर हीजो का कॉल आता है। वह कहता है कि छत पर हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है और इस बार सियोंग को भी साथ ले जाया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अजीब है। सियोंग बार बार अपनी माँ को कुछ दिखाना चाहता है। वह कहता है कि उसने सपने में कुछ देखा है और उसकी ड्राइंग बनाई है। लेकिन आना पैनिक में उसकी बात इग्नोर कर देती है। वह उसे अलमारी से निकालती है और कहती है कि अब से वह उसकी हर बात मानेगा। अगर कोई उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो वह नहीं जाएगा। तभी सियोंग एक अजीब सवाल पूछता है। वह कहता है, मम्मी मेरी उम्र हमेशा 6 साल ही क्यों रहती है, मैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा? आना को यह बात समझ नहीं आती। वह उसे उठाकर ऊपर भागने लगती है। पिछली बार जब हीजो ने उसे आवाज दी थी तो आना ने जवाब दिया था, लेकिन इस बार वह उसे इग्नोर कर देती है। तभी एक विशाल लहर आती है और सबको बहा ले जाती है। आना और सियोंग पानी में गिरते हैं लेकिन किसी तरह ऊपर आते हैं, पर फिर आना सियोंग को खो देती है। आना उसे फिर पागलों की तरह ढूंढती है। उसे लगता है कि शायद सियोंग पानी में गिर गया है, इसलिए वह पानी के अंदर उसे तलाशती है। तभी एक तैरती हुई कार उसे जोर से टक्कर मारती है। अगले सीन में हीजो फिर उसे रेस्क्यू करता है, लेकिन यहाँ एक डिटेल सब कुछ बदल देती है। पिछली बार आना की टी शर्ट पर 497 लिखा था, इस बार नंबर 787 हो चुका था। और यही वो पल था जहाँ कहानी साफ इशारा देती है कि यह कोई सपना नहीं है, यह एक लूप है। एक ऐसा लूप जहाँ आना हर बार लौटती है, हर बार लड़ती है और हर बार अपने बच्चे से कुछ कदम दूर रह जाती है। जब आना दोबारा सियोंग को ढूंढने जाना चाहती है, हीजो उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि सियोंग ऊपर वाले फ्लोर पर है। आना को समझ नहीं आता कि सियोंग उससे इस तरफ भाग क्यों रहा है। वह तो अपनी माँ के बिना रह भी नहीं सकता। हीजो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आना गुस्से में उसकी गन छीन लेती है। तभी गैस लीक की वजह से अपार्टमेंट में ब्लास्ट होता है। आना घायल हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि हीजो ने फिर उसे बचा लिया है। लेकिन इस बार उसकी टी शर्ट पर 100वें लूप जैसा नया नंबर नजर आता है, यानी सिस्टम फिर चल चुका था। आना हीजो से हाथ छुड़ाकर फिर पानी में कूदती है और सियोंग को खोजने लगती है। वह उसी लिफ्ट तक पहुंचती है जहां पिछली बार एक बच्ची फंसी थी। इस बार उसे एहसास होता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। पिछली बार वह बच्ची को बचा नहीं पाई थी। इस बार वह पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर फेल हो जाती है।
पानी उसे नीचे खींचने लगता है। अगले लूप में वह फिर उसी लिफ्ट के सामने होती है, लेकिन इस बार उसकी टी शर्ट पर 47 ही लिखा है। इस बार वह पूरी ताकत लगाकर बच्ची को बचा लेती है और उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंचा देती है। अब सवाल है कि आना को कैसे पता चला कि वे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि शायद वह यह सीन पहले कई बार जी चुकी है। आना बच्ची से पूछती है कि क्या उसने सियोंग को देखा है। बच्ची बताती है कि जब वह लिफ्ट में फंसी थी उसने 2 लोगों को सियोंग से बात करते सुना था। आना आगे जाती है और वहीं 2 चोर मिलते हैं जिन्हें वह पहले भी देख चुकी थी। उनसे हाथापाई होती है। हीजो आता है और उन्हें पीटता है। जब उनसे सियोंग के बारे में पूछा जाता है, वे कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा जरूर था, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। गुस्से में हीरो उन्हें पानी में फेंक देता है। हीजो आना से कहता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है, वही सियोंग को ढूंढ लेगी, लेकिन आना उससे रिक्वेस्ट करती है कि टीम आने से पहले वे खुद उसे खोजें। आना का बात करने का अंदाज देखकर हीजो को शक होता है, क्योंकि आना उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे बहुत पहले से जानती हो। अगले सीन में आना एक दीवार पर पेंट से कुछ ड्रॉ कर रही होती है और इस बार उसकी टी शर्ट पर 7 स्टार सनंद NT3 लिखा होता है। मतलब यह लूप हजारों बार रिपीट हो चुका था। हर बार आना कुछ नया सीख रही थी। हर बार वह मौत को थोड़ा और समझ रही थी। ऊपर एक फ्लोर पर वह देखती है कि प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है। आना अपना कोट उतार कर उस महिला को दे देती है। वहां से जाते वक्त वह सुनती है कि वह महिला अपने पति से कह रही है कि उसने सपने में देखा था कि पूरा शहर सुनामी में बह गया, लेकिन वे बच गए। यह सुनकर आना को सियोंग की बात याद आती है। सुबह उसने भी कहा था कि उसने सपने में कुछ देखा है और उसे ड्राइंग बनाकर आना के फोन पर भेजा है। आना जब फोन चेक करती है तो वह हैरान रह जाती है। सियोंग ने एक ही ड्राइंग एक बार नहीं हजारों बार भेजी थी और वे ड्राइंग्स वही सीन्स दिखा रही थी जो सियोंग ने अपनी आखिरी सांसों से पहले देखे थे। अब कहानी साफ हो जाती है। यह कोई सिंपल फ्लड सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। यह टाइम लूप और पैरेलल रियलिटी से जुड़ी हुई कहानी है और आना की टी शर्ट पर बदलते नंबर्स बताते हैं कि यह दिन कितनी बार रिपीट हो चुका है। भाई, यहाँ से मूवी सच में दिमाग घुमा देती है। अब आना समझ जाती है कि सियोंग क्यों पूछ रहा था कि उसकी उम्र 6 साल पर ही क्यों रुकी हुई है। वह लास्ट फ्लोर की अलमारी में सींग को ढूंढने जाती है, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। तभी डार्विन टीम और हीजो वहां पहुंचते हैं। वे आना को दवा देकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं। बेहोश होने से पहले आना हीजो से कहती है कि छत पर यह लोग तुम्हें मार देंगे, मैं तुमसे पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ। तभी उसकी टी शर्ट पर एरा 4 और सेवतन लिखा दिखाई देता है। यह देखकर हीजो के मन में शक पैदा हो जाता है। वह अपनी ही टीम के लोगों को मार देता है और आना को इंजेक्शन देकर होश में लाता है। होश में आते ही आना कहानी का असली सच बताती है। डार्विन रिसर्च सेंटर काफी समय से सिंथेटिक ह्यूमन बॉडीज बनाने के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वे ऐसी आर्टिफिशियल बॉडीज बना चुके थे जो इंसानों की तरह दिखती थीं, चलती थीं, रिएक्ट करती थीं। यहाँ तक कि बच्चे संगीत को जन्म देने जैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी मिमिक कर सकती थीं। लेकिन एक चीज गायब थी, इमोशन। उनमें गुस्सा, दर्द, प्यार, डर, गिल्ट कुछ भी रियल नहीं था। इसीलिए आना और उसके बॉस ने इमोशन इंजन पर काम शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, एक टेस्ट सब्जेक्ट और दूसरा टेस्ट सैंपल, क्योंकि किसी इंसान के सबसे गहरे इमोशंस तब बाहर आते हैं जब वह किसी दूसरे इंसान के लिए जिम्मेदारी महसूस करता है। इसी वजह से उन्होंने 2 आर्टिफिशियल बॉडीज बनाई। उनमें से एक था सियोंग। मतलब सियोंग आना का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, वह एक सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी था। यही वजह थी कि जब उसने पूछा था, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था तब आपको भी इतना दर्द हुआ था, तो आना जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि सच यह था कि आना ने सियोंग को जन्म नहीं दिया था। शुरुआत में आना सियोंग से इमोशनली अटैच्ड नहीं थी। उसके पति की मौत के बाद तो वह सियोंग को डार्विन सेंटर वापस भेजना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सियोंग को बचाने के चक्कर में उसने अपना पति खो दिया। उनका काम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना था, फिर उसी डाटा से AI इमोशन इंजन को ट्रेन करना था, ताकि फ्यूचर में सिंथेटिक बॉडीज में रियल इमोशंस डाले जा सकें। लेकिन एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले उन्हें पता चलता है कि अंटार्कटिका में एक विशाल एस्टेरॉयड टकराने वाला है, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी आएगी और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। समय कम था, इसलिए डार्विन लैब स्वयं का डाटा कलेक्ट करने के लिए लोग भेजती है और आना को भी रिसर्च सेंटर ले जाने का प्लान बनाती है। लेकिन जब उनका स्पेसशिप एस्ट्रॉयड के टुकड़े से टकराकर तबाह होता है तो आना मौत के करीब पहुंच जाती है। उसी वक्त वह एक बड़ा फैसला लेती है। टेस्ट सैंपल तो मिल चुका था, लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट अधूरा था, इसलिए आना खुद एक मां के रूप में इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद आना की मेमोरी AI सिस्टम में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर सियोंग को उसी सिस्टम के अंदर छिपा दिया जाता है। पूरा सेटअप इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आना को हर खतरे, हर डर, हर दर्द से गुजरकर सियोंग को ढूंढना होगा। जिस दिन वह सियोंग को ढूंढ लेगी, उसी दिन इमोशन इंजन कंप्लीट होगा
और जब तक वह फेल होती रहेगी सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता रहेगा, यानी वही सुनामी वाला दिन फिर से शुरू होगा। यही वजह है कि कहानी बार बार वहीं लौटती है। यही वजह है कि टी शर्ट के नंबर्स बदलते हैं। वे नंबर्स बताते हैं कि आना कितनी बार फेल हो चुकी है, लेकिन वह सयोंग को ढूंढ क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि सिस्टम खुद उसके खिलाफ डिजाइन किया गया था। हर बार कोई वेव, कोई डेंजर, कोई टीम, कोई इमोशनल टेस्ट उसे रोक देता था। फिर भी आना हार नहीं मानती। हिजो अब फैसला करता है कि वह आना की मदद करेगा। दोनों हजारों कोशिशें करते हैं, लेकिन हर बार सिक्योरिटी टीम रास्ते में आ जाती है। आखिरकार वे प्लान बदलते हैं। सामने से लड़ने के बजाय वे उल्टे रास्ते से छत तक पहुंचने का फैसला करते हैं। काफी मुश्किलों के बाद आना अकेले 30वें फ्लोर की छत तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई देती है और उसी अलमारी के अंदर सियोंग अपनी मां का इंतजार कर रहा होता है। आना उसे देखकर टूट जाती है। वह उससे माफी मांगती है कि पिछली बार उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सियोंग उसे बताता है कि आना ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। हेलीकॉप्टर में जाने से पहले आना ने उसके कान में कहा था कि वह इस अलमारी में छिपकर उसका इंतजार करें। इसीलिए सिस्टम जितनी बार रिस्टार्ट हुआ, सियोंग हर बार इसी अलमारी में आकर छिप गया। तभी सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ से एक विशाल वेव भी उनकी तरफ आ रही होती है। आना सियोंग से कहती है कि वह पानी में कूद जाए। खुद वह टीम से लड़ने लगती है। कुछ देर तक लड़ने के बाद वह भी पानी में छलांग लगा देती है। पानी के अंदर माँ और बेटा एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और यहाँ मूवी अपनी सबसे इमोशनल बात कहती है। माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। माँ वह है जो बच्चे के लिए खुद को मिटाने को तैयार हो जाए। सियोंग चाहे सिंथेटिक बॉडी हो, लेकिन आना का प्यार अब पूरी तरह रियल था। एक खतरनाक लहर दोनों से टकराती है, लेकिन इस बार वे खत्म नहीं होते। इस बार एआई इमोशन इंजन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम को वह इमोशन मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। एक माँ का डर, गिल्ट, पेन, सैक्रिफाइस और प्यार। इसके बाद सुनामी रुक जाती है, लूप खत्म हो जाता है और कहानी यहीं पर एक इमोशनल एंडिंग के साथ बंद होती है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं थी, यह एक माँ की जर्नी थी जो पहले एक आर्टिफिशियल बच्चे को सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझती थी, लेकिन हजारों मौतें जीने के बाद उसे अपना बेटा मान लेती है और आखिर में यही प्यार इंसानियत को दोबारा शुरू करने की उम्मीद बन जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना, अगर आप आना की जगह होते तो क्या अपने बच्चे को बचाने के लिए हजारों बार वही मौत जीने को तैयार होते। मिलते हैं अगली वीडियो।